हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो पिछले हमारे कुछ लेक्चर चल रहे थे, जैसे जिसमें 16 महाजनपद या मगध का उत्कर्ष और प्रथम विदेशी जो आक्रमण हुए थे उससे संबंधित तथा हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो हमने बारी बारी से उसको लेक्चर बाय लेक्चर उसको फिनिश किया था, आज उन्हीं सभी से संबंधित हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं और बार बार आने की संभावना होती है। आज उन्हीं को हम डिस्कशन करेंगे और यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जो आपका लेक्चर है वो आपकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। आपके लिए एक विशेष सूचना और है, वो ये है कि जो भी छात्र छात्राएं यूपीएससी 2023 और यूपीपीसी 2023 प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। वो उनके लिए एक गारंटी के साथ हम कहते हैं कि जो 28 मई को एग्जाम होने वाला है, 28 मई 2023 में प्रीलिम्स एग्जाम, उससे पहले लगभग 15 दिन पहले आपका संपूर्ण जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें मेंस प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके लिए, और ताकि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू बनी रहे और आपको किसी अन्य सोर्स या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो उनके लिए ये खुशखबरी है। एक प्रकार से हमारी जो नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम है उसने ये गाइडलाइन जारी की है और एक प्रकार से जो कंटेंट है वो लगभग तैयार कर चुके हैं और अब डेली क्लासेस आएंगी आपकी, और ताकि आपकी जो कंटिन्यू पढ़ाई रह सके और उसमें किसी बाधा उत्पन्न ना हो। तो चलिए, जो लगभग हमने 4 लेक्चर पिछले खत्म किए हैं उनसे संबंधित हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं और उनको बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप देखिएगा, जैसे मैं पहले प्रश्न कराता आया हूँ, लगभग 5 सेकंड या 6 सेकंड का आपको समय देंगे ताकि आप प्रश्न को समझ सकें और अपना आंसर गैस कर सकें। और यदि जहां आपका लगता है कि आंसर गलत हुआ है उसको क्रॉस कर दीजिए और बाद में आप क्या करिएगा कि देखिएगा कि अपने आप को एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, और ताकि आपकी जो समस्याएं हैं या बाद में अगर कोई क्वेश्चन वो बाद में आता है तो आप उसको गलत ना करें और अपने एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर, और वही एक प्रक्रिया है हमारी। आप नोटपैड उठा लीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, ताकि आप क्या है कि इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें और अपने परीक्षा में आसानी से उत्तर को हासिल कर सकें। चलिए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, जो हमने 16 महाजनपद का उदय कराया था उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अंग चंपा, ऑप्शन बी कौशल अहिछत्र, ऑप्शन सी वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन डी मत्स्य विराटनगर। तो वही 5 सेकंड का समय है, आप इसको करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और उस पर एक्सप्लेन करते हैं हम। बताइए इसका आंसर कौन सा हो सकता है? सब लोग गैस करिए, सब लोग एकदम निष्पक्षता के साथ पेपर को करने की कोशिश करिए। जितने भी आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो सभी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी आयोग में पूछे गए हैं, जिसमें यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी और राजस्थान पीछे इत्यादि संबंधित प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन वी कौशल, क्योंकि कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जबकि अंग की राजधानी चंपा सही है, और वत्स जो कौशाम्बी इलाहाबाद का एक क्षेत्र है वहां उसकी राजधानी है, तो वो अपने आप में ठीक है। जबकि ये ऑप्शन डी मत्स्य विराटनगर ये राजस्थान के क्षेत्र का आसपास के एरिया है और उसकी राजधानी क्या है? ये विराटनगर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें, ये ऑप्शन वी कौशल की राजधानी कहाँ पे है? श्रावस्ती है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो इसलिए अही क्षेत्र किसकी राजधानी है? पांचाल की राजधानी है। तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था जब मगध का उत्कर्ष आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय एक मैंने पढ़ा था नंद वंश, और नंद वंश में महापद्म नंद ने कहां पर नहर खुदवाई थी, कहां पर एक आदेश दिया था कि सिंचाई के लिए नहर खोदी जाए। तो उसमें देखिए ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। ये बंगाल के क्षेत्र की बात हो रही है। तो अब इसको देखिएगा, इसमें आंसर कौन सा सही हो सकता है। 5 सेकंड का समय है, गैस करिएगा। और जहां आपको आपका आंसर गलत हो रहा है उसको अलग लिख लीजिए कि आंसर ये आपका क्यों गलत हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी कलिंग में, क्योंकि महापद्म ने क्या किया था कि कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और कलिंग को जीत लिया था महापद्म ने। और वहां से एक जैन विद्वान जिन सूरी की प्रतिमा को भी लेके आया था, जो आगे चल के खारवेल क्या है उस प्रतिमा को वापस ले जाता है कलिंग में। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप गैस करिएगा इनमें से कौन सा आंसर है आपका, और बाद में आप कैलकुलेट करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अवंतिका। ये इसका राइट आंसर है अवंतिका, ऑप्शन सी। क्योंकि अवंतिका एक प्रकार से उज्जैन जो था उसकी राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी, और 2 राजधानी थी अवंती की, एक तो महिष्मती और दूसरी उज्जैन। तो उसी प्रकार से उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, जिसकी चर्चा हमको महाजनपद काल में मिलती है। ठीक है, यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन ए शिशुनाग ने, ऑप्शन बी बिंबिसार ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। इसको करिएगा, ये हर्यक वंश से संबंधित है, और जिस समय हर्यक वंश का उदय चल रहा था या मगध का उत्कर्ष उससे संबंधित है। इसको करिए। तो देखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी उदयन, क्योंकि आपको मैंने बताया था हर्यक वंश के समय कि इस प्रकार से ये गंगा नदी जाती है, और नीचे से ये सोन नदी जाती है, और ऊपर से गंडक नदी आती है, दोनों ही पटना के आसपास। यानी ये जो क्षेत्र है ये यहीं पर पाटलिपुत्र पटना को बसाया गया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो उदयन ही पाटलिपुत्र को बसाता है, और सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आता है। तो उदयन एक प्रकार से ये अजातशत्रु का पुत्र है इसका, और इसके अजातशत्रु के पिता बिंबिसार हैं, और शिशुनाग ये इसके बाद की बात है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अगुंतर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग उपनिषद में, ऑप्शन डी रामायण में। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। सभी मैंने लिखाया है आपको और सभी कराया है। अगर आपने सभी अच्छे से लेक्चर को देखा है और नोट डाउन किया है तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेंगे, और ये प्रश्न किसी न किसी आयोग में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी
अगुंतर निकाय ये एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है। अगुंतर निकाय, तो अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। दोनों में ही 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। बताइए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल, आपको बताया पता होगा कि पांचाल द्रौपदी से संबंधित है, जहां पे द्रौपदी थी उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी अहिच्छत्र में, ऑप्शन डी मथुरा में। तो बताइए, पांचाल की 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी हैं? इनमें से कौन सी हो सकती है? इसका आंसर क्या है आप बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी अहिच्छत्र, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 16 महाजनपद के दौरान जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। तो इसका आंसर क्या है? अहिच्छत्र। ये कुरु राज्य में है, कुरु महाजनपद में हस्तिनापुर पड़ता है, मेरठ के क्षेत्र में। इंद्रप्रस्थ कुरु राज्य की राजधानी थी। मथुरा ये सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन, जहां भगवान कृष्ण यहाँ के राजा थे। नेक्स्ट देखिएगा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध की, ऑप्शन बी वज्जीसन की, ऑप्शन सी कौशल की, ऑप्शन डी अंग की। तो बताइए, इसमें कौन सा आंसर है? चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, चंपा अंग की राजधानी थी। ये अंग मगध महाजनपद के जस्ट दक्षिण में है और एक प्रकार से बिहार में पड़ता है अंग महाजनपद। तो बिहार में कौन कौन से पड़ते हैं? मगध, वज्जीसन और अंग। ये कौशल जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में पड़ता है, अयोध्या के क्षेत्र में, जहाँ पे सरयू नदी बहती है वहां पड़ता है ये। तो इस प्रकार से इसका आंसर कहाँ पे है? अंग। इसका आंसर है चंपा की राजधानी कहाँ थी? तो वो चंपा किसकी राजधानी थी? वो अंग की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो कौन सा ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में था? तो ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी कंबोज। तो इसमें कौन सा महाजनपद था आप देखिएगा, और जो मैंने आपको कराया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है और ये आयोग द्वारा पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश द्वारा भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीछे द्वारा और यूपी पीछे द्वारा भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। तो अस्मक जो महाजनपद था वो एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। तो वो है अस्मक। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद, कौन सा मत्स्य महाजनपद स्थित था? कहाँ पे था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रोहिलखंड में। तो कहाँ पर था? इसका आंसर आप गैस करिएगा। और अगर आपने ठीक से पिछले लेक्चरों को देखा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान के जयपुर के आसपास के एरिया में मत्स्य महाजनपद का विकास हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ये यूपी पीसीएस द्वारा आयोग में पूछा हुआ प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश या ऑप्शन डी गुप्त वंश।
तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सब लोग। वही 5 सेकंड 6 सेकंड का समय है, आप गैस करिए और अपने आंसर को टिक करिएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है और बाद में कैलकुलेट करिएगा। आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश यानी अजातशत्रु एक प्रकार से बिंबिसार का पुत्र था। जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार उनका पुत्र था और ये हर्यक वंश से संबंधित था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध के समय का वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन सा था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंड प्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी उदयन। तो इसमें कौन सा आंसर है आप लोग गैस करिए और उसके आधार पर आप लगाइए और सभी लोग बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था जीवक, और इसी जीवक को एक बार महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज में भी भेजा जाता है। और जो अवंती नरेश चंड प्रद्योत एक बार बीमार हो जाता है पीलिया, जिसको पांडु रोग कहा जाता है, तो उसकी सेवा में इसको भेजा जाता है। जीवक के लिए बिंबिसार भेजते हैं चंड प्रद्योत की सेवा में। तो एक प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कर्ण वंश। तो आप बताइए कि इसमें से किसका शासन था जिस समय सिकंदर ने 325 या 326 ईसा पूर्व में उत्तर भारत पर या भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर हमला किया था। ये यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्न है, जहां देखेंगे कि सिकंदर के समकालीन से संबंधित है। तो बताइए यहाँ पे इस समय किसका शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था, नंद वंश। और उस समय नंद वंश का जो शासक, अंतिम शासक घनानंद था, और एक प्रकार से अपने अत्याचार और जो ज्यादा कर लगाने के कारण से कुख्यात था, जिसकी वजह से जो सिकंदर की सेना डर गई थी और उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, देखिए एक युद्ध हुआ है झेलम का तट पर, जिसको हाइडी स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, पर पराजित किया था। तो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए आम्भी, ऑप्शन बी पुरुष या पौरुष या पुरु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या है, सब लोग गैस करके बताइए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी पुरु या पोरस होगा, क्योंकि जो आम्बी था तक्षशिला का शासक, या तक्षशिला का शासक, वो एक प्रकार से उसके सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वचन देता है कि जो उसका उद्देश्य है संपूर्ण दुनिया को जीतने का, विश्व विजेता बनने का, उसमें पूरी तरह से सहायता करेगा जिसकी उतनी क्षमता होगी। इसी आधार पर पूरा वचन दिया था। और जो पुरु ऐसा था जो झेलम के तट पर युद्ध हुआ था, वहां पे अंतिम समय तक लड़ता रहा और हार नहीं मानी थी। उसी की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसके शासन को वापस कर दिया था, और उसी आधार पे यही शासक एक महान शासक कहा जाता है। इसी आधार पे बताया जाता है कि एक छोटे से जो पंजाब के एरिया, जो पंजाब का क्षेत्र था, वहां का जो शासक था, इतना छोटा क्षेत्र का शासक था, उसके सामने उसने, सिकंदर के सामने उसने घुटने नहीं टेके थे। तो उसी के आधार पर उसने आकलन किया था कि मगध साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, उसके सामने हम कैसे जीत पाएंगे। इसीलिए सिकंदर की सेना डर गई थी और ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो देखिए ये आंसर जिसके जो गलत हो रहे हैं आप उसको
नोट करते जाइएगा, और जहां आपको लग रहा है कि कुछ ऐड करने की आवश्यकता है तो उसको आप ऐड करिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? यानी उस विकल्प को चुनना है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ऑप्शन ए निरयाकस, ऑप्शन बी ओनेसिक्रिटस, ऑप्शन सी डाइमेकस, ऑप्शन डी एरिस्टोबुलस। तो इसमें से कौन सा ऐसा दार्शनिक था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसमें आप चूज करिएगा। ये भी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। वही 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसको चूज करिए। इसका आंसर क्या है? हाँ, तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी डाइमेकस। डाइमेकस ये सिकंदर के समय भारत नहीं आया था। ये बिंदुसार के, जो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, उसके कार्यकाल में ये उसके दरबार में आया था डाइमेकस। और डाइमेकस ये सीरिया का राजदूत था। तो इस प्रकार से इसमें आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? यानी जो यूनानी लेखन है जस्टिन, उसने किस शासक को सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसको सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर देखें, ये चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ये गुप्त काल से संबंधित हैं। लगभग अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम के बीच में लगभग 600 साल से भी ज्यादा अधिक अंतर है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स, ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सेंड्रोकोट्स, ये टी है, टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौटिल्य प्रधानमंत्री था, यानी किसका प्रधानमंत्री था कौटिल्य? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी राजा जनक के। तो किसके दरबार में थे और किसके एक प्रकार से प्रधानमंत्री या पुरोहित थे? कौटिल्य की बात हो रही है यहाँ पे, जिनका चाणक्य भी नाम है और विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो आंसर देखिएगा कौन सा सही है आपका। इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, और कुछ समय तक के लिए ये बिंदुसार के दरबार में भी ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी शासन की सिद्धांतों की पुस्तक। तो क्या है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको लिखाया है कि अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 15 भाग, 180 उपभाग और लगभग 6000 श्लोक दिए गए हैं। वो जो पुस्तक है ऑप्शन डी, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, या एक प्रकार से राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था।
ये प्रमाणित होता है, यानी ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो गुजरात वाला इलाका है, काठियावाड़ का क्षेत्र, वो सभी या सौराष्ट्र का क्षेत्र, वो सभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इस बात का उल्लेख क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी रुद्रदावन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, ऑप्शन डी अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर है? मैंने आपको कराया है, अगर आपने सही से मेरे पिछले लेक्चरों को देखा है तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन वी, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से, शिला अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि अशोक का, यानी चंद्रगुप्त का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत या काठियावाड़ के क्षेत्र पर उसका आधिपत्य था। यानी इसमें किस बात का उल्लेख है? तो जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल था सौराष्ट्र प्रांत का, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और एक प्रकार से वो सिंचाई व्यवस्था को लागू करने के लिए ऐसा किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने किस वर्ष सेल्यूकस को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए 315 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? आप लोग गैस करिएगा और इसका आंसर लगाइए कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। आपको मैं एक बता दूं कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो सिकंदर का सेनापति था, जो बाद में विश्व विजेता बनने के ख्वाब से आया था, या फिर सिकंदर के किए हुए कर्मों को पूरा करने के लिए या उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत पर हमला करता है, और वहीं पर 305-304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसको पराजित किया। और उसी के साथ में एक संधि होती है जिसके आधार पर अपनी पुत्री बजीरा से विवाह करता है, और उसके बाद अपने एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है, जिसका नाम मेगास्थनीज होता है। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो वो है इंडिका। यानी इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, जिससे भारत के इतिहास से संबंधित या फिर उस समय के शासन काल के बारे में, व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को, आगे प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो कौन सा ऐसा शासक है जिसने सर्वप्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी महावीर स्वामी ने, ऑप्शन डी धनवंतरी ने। तो इसमें उस व्यक्ति का, उस शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो इसमें कौन सा है? आप लोग गैस करिए और उसके आधार पर अपना क्वेश्चन को लगाइए कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने। और अशोक ने सबसे पहले अस्पताल और औषधि भाग का निर्माण करवाया था, जिसमें अपने द्वितीय बृहत शिलालेख में भी उल्लेख करता है कि मानव और पशुओं के लिए निःशुल्क अस्पताल की चर्चा करता है। तो अशोक ने अस्पताल और औषधि भाग का निर्माण करवाया था। इसका एक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 21। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी समस्तीपुर में, ऑप्शन डी राजगृह में। ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी अशोक के शासन काल में, वो हुई थी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी अशोक के शासन काल में, वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहीं 247 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। तो इस बौद्ध सभा की एक प्रकार से किसने वो की थी, अध्यक्षता की थी? तो मोगली पुत्रतिश ने की थी। बाकी आप जब हमारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे लेक्चर है उसको देखेंगे तो आप उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन बौद्ध सभाओं का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। रज्जुक क्या थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन के अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, या ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। तो कौन से हैं? रज्जुक एक प्रकार से जिला अधिकारी के समान एक अधिकारी होता था और जिसका उल्लेख हम मौर्य साम्राज्य में करते हैं। तो मौर्य शासन के अधिकारी होते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और तृतीय बृहद शिलालेख में अशोक बीस रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी इत्यादियों की नियुक्ति की चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी मौर्य शासन के अधिकारी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 23। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, या ऑप्शन डी अशोक ने। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग गैस करिए, इसका कौन सा राइट आंसर होगा, गैस करिए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ये सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 24। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए व्हीलर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेवेल ने, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप ने, या ऑप्शन डी कार्डिटन ने। तो इसको आप देखिए, मैंने ये कराया है आपको कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के सबसे पहले जो शिलालेख पढ़ा था वो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का शिलालेख था, जिसको सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो वो जेम्स प्रिंसेप था 1837 में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 25। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख देवानाप्रिय और एवं प्रियदर्शी के नाम से किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसका उल्लेख देवानाप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से किया जाता है या जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आप लोग गैस करिए। मैंने आपको सब लिखाया है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक को प्रियदर्शी या देवानाप्रिय के नाम से उपाधि दी गई है और उसके नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, और एक और शासक हुआ है मौर्य साम्राज्य में, दशरथ, उसको भी देवानाप्रिय प्रियदर्शी की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन संख्या 26। अशोक का रुम्बनदेही स्तंभ
लेख जो संबंधित है, जो अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो आपको पता होगा कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जब यात्रा की थी रुम्मनदेही की, तो वो किससे संबंधित थी? जहां पर अशोक ने धार्मिक कर को मुक्त कर दिया था और एक प्रकार से जो राजस्व कर था उसको 1/6 की जगह 1/8 कर दिया था। तो ये है ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी अभिलेख से, रुम्मनदेही अभिलेख से ये ज्ञात होता है। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति की हम बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति अशोक को कहाँ, गौतम बुद्ध को कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। और बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था, वो कुशीनगर में किया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बुद्ध के जन्म से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और समझते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रुम्मनदेही स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी होयनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसमें कौन सा आंसर है? मैंने जो शिलालेख पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था कि कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में दिया गया है, तो उससे संबंधित है। आप इसका आंसर बताइए। तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है? आप उसको देखिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 13वें शिलालेख द्वारा ये विवरण दिया गया है कि कलिंग युद्ध का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके साथ साथ ही 13वें शिलालेख में ये भी उल्लेख किया गया है कि सम्राट अशोक ने जो आठविक जातियां थी उनको भी चेताया था कि आज से कोई शिकार नहीं करेगा। उससे संबंधित उल्लेख 13वें शिलालेख में दिया गया है। होयनसांग की बात करें तो होयनसांग का विवरण हमको हर्षवर्धन के काल से संबंधित मिलता है। और प्रथम लघु शिलालेख एक प्रकार से देखा जाए तो ये अशोक से संबंधित है। और रुम्मनदेही स्तंभ लेख अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये जो है एक प्रकार से बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। देखिए कथन दे रखा है। कथन ए, प्रश्न संख्या 28। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। क्यों जोड़ लिया था? उसका कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। यानी मगध साम्राज्य आप देख सकते हैं कि बिहार के क्षेत्र में है और वहां से कलिंग युद्ध जाने के लिए यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र में जाने के लिए तो एक प्रकार से स्थलीय और समुद्री मार्ग दोनों को नियंत्रित करता था। ये बात सही है। तो इसका बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर बताइए। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि अशोक ने, देखिए इसको कैसे आप करेंगे कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। क्योंकि से जोड़िए, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। आप क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। अगर दोनों सेंटेंस आपस में मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? यानी ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन डी वायु प्राण। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा स्रोत है जहां पे दर्शाया गया है कि दास्ता नहीं थी? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका से ये विवरण मिलता है कि हमारे भारत में, प्राचीन भारत में उस समय दास्ता नहीं थी, दास नहीं थे, किंतु अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये विवरण मिलता है कि भारत में लगभग 15 प्रकार के दास हुआ करते थे। अर्थात हो सकता है कि जो इंडिका मेगास्थनीज था वो यूरोप से था, और उस समय यूरोप में जो दास्ता चल रही थी वो हमारे भारत में उस प्रकार की इतना नृशंसी या शोषणकारी दास्ता नहीं होती थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 30, भाग एवं बलि थे। क्या है भाग और बलि? क्या है? सैनिक विभाग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान, या ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग। तो क्या है इसमें? आप लोग गैस करिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत हैं। एक प्रकार से भाग ये राजस्व का स्रोत है और बलि ये धार्मिक कर होता था, तो ये रेवेन्यू के ही स्रोत हैं दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? कौन था राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित? कौन था? तो आप देखेंगे कि जो मैंने सर्वोच्च या शीर्षस्थ अधिकारी जो आपको पढ़ाए थे, जिसमें 5 शीर्ष अधिकारी थे जिनको तीर्थ या महामात्य के नाम से जाना जाता था। आप उसमें देखिए कि कौन सा इसमें राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, समाहर्ता। मैंने आपको बताया था कि समाहर्ता एक ऐसा पद है, एक शीर्ष अधिकारी है जो एक प्रकार से कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, जो कर निर्धारित करता था और करों को इकट्ठा करता था, जबकि सन्निधाता जो राज्य के कोषागार होता था उसका संरक्षक होता था, सन्निधाता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? तो समाहर्ता होगा। ठीक है, आप लोग सभी इस प्रकार से देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर समाहर्ता है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं कि बाकी जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखिएगा नेक्स्ट आने क्वेश्चनों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल से संबंधित था? यानी कौन सा ऐसा अधिकारी था जो माप तोल से संबंधित था? ऑप्शन ए पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी पर्णाध्यक्ष, ऑप्शन सी शीताध्यक्ष, ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा अधिकारी है जो माप तोल से संबंधित है, उसको आप देखिएगा और बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। आप लोग देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष है वो माप तोल से संबंधित है। अगर पर्णाध्यक्ष की बात करें तो ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, पर्णाध्यक्ष। शीताध्यक्ष की बात करें तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, शीताध्यक्ष। और लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो लक्षणाध्यक्ष मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था, जहां मुद्राएं छपती थी उसका प्रमुख होता था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 33, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। यानी कौन कौन से ऐसे न्यायालय थे जो कौटिल्य ने इसकी व्याख्या की है अपने अर्थशास्त्र में। तो देखिए यहाँ पे 4 न्यायालय दे रखे हैं। नंबर 1 धर्म महापात्र, नंबर 2 धर्मस्थयी, नंबर 3 रज्जोग और नंबर 4 कंटक शोधन।
तो सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए व 2 सही है, ऑप्शन बी 2 व 3 सही है, ऑप्शन सी ये देखिए 1 व 3 सही है, और ऑप्शन डी 2 व 4 सही है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा पूछा गया है और आईएएस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि धर्म स्तरीय और कंटक शोधन। एक प्रकार से धर्म स्तरीय ये राजस्व या दीवानी न्यायालय से संबंधित जो न्यायालय होता था, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। तो इस प्रकार से 2 व 4 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 34। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था। ऑप्शन ए जालोक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदी वर्मा, और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसमें कौन सा सही है, आप लोग इसका देखिएगा और बताइए इसका आंसर कौन सा सही है गैस करके। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी सही है, बृहद्रथ। बृहद्रथ ही एक मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग एक प्रकार से ब्राह्मण था, और जो देखा जाता है तो बृहद्रथ का सेनापति था। और बृहद्रथ एक प्रकार से माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और पुष्यमित्र शुंग एक प्रकार से बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जिसकी वजह से ये विवाद था। विवाद की वजह से इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 35। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन ए बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ऑप्शन बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ऑप्शन सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ऑप्शन डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जो कथन आपको गलत लग रहा है उसको चूज करिए और वही इसका राइट आंसर होगा। गैस करिए इसको। आप यहां से देख सकते हैं कि जो बराबर की पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ी जहां पे गुफाओं का निर्माण करवाया था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन गलत है और यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार में हैं और इन्हीं गुफाओं पर एक प्रकार से जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था और आजीवक संप्रदायों के लिए दान की गई थी। और इनकी गुफाओं पर अशोक के अभिलेख भी उत्कीर्ण हैं, इसलिए ये गुहा लेख के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये अभिलेख या लेख दर्शाते हैं कि ये जो गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदायों के लिए समर्पित हैं। तो आप लोग सभी ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उनको लिख लीजिए और लिख के उसको बार बार रिपीट करिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। उन सभी छात्र छात्राएं जो यूपीएससी 2023 और यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है तो वो हमारे जो प्ले लिस्ट हमने बना दी है आपके लिए हिस्ट्री बाय सीपी यादव, तो आप पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए और वहाँ से डेली बाय डेली एक कंटिन्यू अपने नोट्स बनाते जाइएगा और सभी अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। और क्या है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो 28 मई 2023 में है आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम, और उसी के आसपास
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो हम और हमारी जो नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम है उसकी तरफ से मैं घोषणा सूचित करता हूं आपके लिए कि आपका 30 अप्रैल से पहले लगभग जो 1 महीना रिवीजन का समय है उसको छोड़ दिया जाए, तो 30 अप्रैल से पहले आपका संपूर्ण सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों का ही सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, और ताकि वो भी अपनी परीक्षा को जारी रख सकें। तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।